हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर गृह विज्ञान प्रथम पेपर में मातृ एवं शिशु देखभाल विषय में हम लोग शैशवावस्था की कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने नवजात शिशु में दस्त की समस्या के ऊपर व्याख्यान दिया था मैंने। अब इस बार हम लोग शिशुओं में कब्ज की समस्या के ऊपर, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें बच्चों, देखो, पहले तो जो कुछ सामान्य बातें मैंने आपको दस्त वाले कॉन्टेक्स्ट में बताई थी, फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो बताया था कि कुछ सामान्य चीजें हैं कि स्तनपान करने वाले शिशुओं को सामान्यतः ना तो दस्त की समस्या कम होती है, कब्ज की समस्या उनमें बिल्कुल नहीं होती है। अगर माँ को कोई समस्या नहीं है तो शिशु को नहीं होगी, उसका मल बिल्कुल नरम होगा, कोई उसको दिक्कत नहीं आती है। और हर शिशु का पैटर्न अलग अलग होता है। कोई बच्चा एक दिन में 5 बार भी कर सकता है पॉटी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 दिन में 1 बार भी जा सकते हैं। तो इसके लक्षण को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन माँ जो नियमित देखभाल करती है उसको कुछ दिनों के अंदर अंदाजा हो जाता है कि मेरे बच्चे का सामान्य पैटर्न क्या है। जो उसकी सामान्य तरीका है उसका करने का, कितनी बार करता है, कैसे करता है, अगर वो सामान्य चल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर पहचाना जा सकता है कि शिशु में कब्ज की समस्या हो रही है। ये लक्षण मैंने आपको, देखिए स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। मल त्याग से पहले या पॉटी करते समय बच्चा रोता है, परेशान होता है, चिड़चिड़ाता है, या ऐसा कुछ लक्षण शो करता है कि उसके दर्द हो रहा है। दूसरा लक्षण है उसकी पॉटी बहुत कठोर है, बिल्कुल जैसे बकरी की होती है, गोल गोल है, गोली की तरह है, और शिशु को मल त्याग करने में बहुत दिक्कत आ रही हो। 1 सप्ताह में वो 3 बार से भी कम मल त्याग कर रहा हो, या उसकी बदबूदार गैस निकल रही हो, मल में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही हो, बच्चा ढंग से आहार ना ले रहा हो, और उसका पेट सख्त हो रहा हो, और बच्चा रो रहा हो, तो ये सारे लक्षण होते हैं कि बालक में कब्ज की समस्या हो सकती है। कभी कभी पतली पॉटी भी कब्ज का संकेत हो सकती है ना, अजीब सी बात। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब पेट की निचली आंत में पॉटी फंस जाती है, नहीं निकल पाती है, तो शिशु के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो उसकी एकदम से पतली पॉटी निकलती है, क्योंकि उसके आसपास जो जल एकत्र हो रहा है वो निकल रहा है, सामान्य पॉटी नहीं निकल रही। तो ये भी एक कब्ज का संकेत हो सकता है। जरूरी नहीं है पानी जैसा कुछ निकल रहा है तरल तो दस्त का ही संकेत है, वो कब्ज का संकेत भी हो सकता है। पर वो पूरा पॉटी जैसा नहीं होता, बिल्कुल पतला और पानी जैसा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर बच्चा ढंग से खाना नहीं खा रहा है, उसके मल के अंदर खून आ रहा है, या उसका वजन कम हो रहा है, या उसकी प्रति माह जो वजन में वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो शिशु को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सारे लक्षण दर्शाते हैं कि बच्चे में कब्ज की समस्या हो रही है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? कारण जो है, सबसे पहला है फॉर्मूला दूध। फॉर्मूला दूध क्या होता है ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जब बच्चे को स्तनपान की जगह पाउडर दूध के अंदर पानी मिलाकर उसको दिया जाता है, उसको हम फॉर्मूला दूध कहते हैं, या कोई भी ऊपर का दूध देते हैं तो उसे फॉर्मूला दूध कहते हैं। और क्योंकि नवजात शिशु को कहते हैं कि गाय भैंस का दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको पचाने में दिक्कत आती है, इसलिए फॉर्मूला दूध शब्द कॉमनली यूज किया जाता है। तो जो बच्चे फॉर्मूला दूध पीते हैं उनमें ये कब्ज की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इसको पचाना माँ के दूध की तुलना में थोड़ा बच्चे के लिए कठिन होता है। बालक का पाचन तंत्र अभी बहुत कमजोर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला दूध जो है वो अलग अलग ब्रांड के होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो अगर कोई परिवर्तन किया है तो ये भी एक कारण हो सकता है। फॉर्मूला दूध का आपने ब्रांड चेंज किया है, उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से हो सकता है कि बच्चे को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा देखा गया है
नवजात शिशु में तो अगर स्तनपान कर रहे हैं तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं, जब उन्हें सप्लीमेंट्री फूड, पूरक आहार देना आरंभ कर देते हैं, तो उस समय बच्चों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका पाचक तंत्र नए सिस्टम या नए फूड को डाइजेस्ट करना सीख रहा है। उसमें एडजस्ट करने में उन्हें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये समस्या अगर थोड़ी टेम्पररी होगी, थोड़े समय के लिए होगी और जल्दी ही सुलझ जाएगी। और इसलिए ये ध्यान देते हैं कि जब बच्चे को ठोस आहार देना शुरू किया है, तो साथ साथ उसको तरल की देने, जितना हम तरल दे रहे हैं सामान्यतः उसको भी बढ़ा देना चाहिए। पेय पदार्थ जो होते हैं उसको भी बढ़ा देना चाहिए। पानी है, जूस है या दूध है, तो उसकी मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ानी चाहिए। तीसरा कारण जो है वो है कि अगर उसको भोजन जो दे रहे हैं उसमें फाइबर नहीं है और बच्चा पर्याप्त तरल नहीं पी रहा है, तो ये प्रमुख कारण हो जाता है बच्चे की कब्ज का। अगर बच्चे को संतुलित और पौष्टिक आहार दें जिसमें पर्याप्त मात्रा में रेशा भी हो, ऐसा रेशा जो बच्चा पचा सकता हो, तो ये कब्ज दूर करने में मदद करते हैं। फिर शरीर में पानी की कमी। अब पानी की कमी, एक कारण तो ये हो सकता है कि हम उसको दूध कम पिला रहे हैं, हम उसको पानी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या होता है कि कभी-कभी बच्चा खुद ही दूध नहीं पीना चाह रहा है, वो कुछ लेना नहीं चाह रहा। क्यों? उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उसके दांत निकल रहे होते हैं, थ्रश होने पर। थ्रश शब्द आपके लिए नया होगा बच्चों। थ्रश जो होता है ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। फंगस का मतलब जैसे अपने फफूंद वगैरह आ जाती है, वो एक प्रकार की फंगस होती है। तो फंगस भी एक प्रकार के जैविकीय वो होता है। और शिशु के कभी-कभी मुंह के अंदर ये थ्रश, ये संक्रमण जब हो जाता है, तो शिशु मुंह से कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करता है, या उसकी गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई भी संक्रमण हो गया हो, जैसे सर्दी जुकाम है, कान में दर्द हो रहा है, उसके कान में दर्द, बहुत कान में संक्रमण शिशु के लिए बहुत ही कॉमन चीज है। क्योंकि मैंने आपको ध्यान हो तो पहले लेक्चर में बताया था कि शिशु की कंठ कर्ण नली बिल्कुल सीधी होती है। तो अगर शिशु को दूध पिलाते समय उसकी पोजीशन सही नहीं रखी, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि शिशु जो भी ले रहा है वो गले से उसके कर्ण की तरफ चला जाए और उसका इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। और इसी तरह से जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठोस आहार हमने देना शुरू कर दिया, पूरक आहार शुरू कर दिया है, लेकिन हम साथ में पर्याप्त मात्रा में दूध या पानी नहीं दे रहे हो, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कारण जो भी हो, अगर शिशु के शरीर में पर्याप्त मात्रा में तरल नहीं पहुंच रहा है, तो ये कब्ज का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। फिर कभी-कभी बीमारी या कुछ मतलब कुछ और प्रॉब्लम की वजह से भी कब्ज हो सकता है। जैसे बच्चे को किसी भोजन से एलर्जी हो, हमने पिछले चैप्टर में करा था। भोजन से विषाक्तता हो गई हो, जैसे मतलब कि कोई उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया हो, या उसके आहार में कोई ऐसी चीज हो गई आ गई है जो उसके लिए टॉक्सिक हो, बॉडी के लिए टॉक्सिक हो, जैसे बॉटुलिज्म नामक एक होता है, टॉक्सिक पदार्थ पहुंच जाता है उसकी वजह से, या भोजन के अवशोषण में समस्या, मतलब बच्चे का आहार उसके पेट में चला गया, पच भी गया, लेकिन उसका शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है। ये किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है बच्चों? उपापचय, है ना? अपचय वाली। तो अपचय वाली क्रिया आपको बताया था मैंने कि भोजन का सरल रूप होना, उसका विखंडित होना और उसका सिंथेसिस होना, उस ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित अगर कोई समस्या हो, तो इस वजह से बच्चे को कब्ज हो सकती है। कभी-कभी कुछ जन्मजात स्थितियां भी होती हैं, जिनको हम कहते हैं जन्मजात कुछ विकृतियां हो। हालांकि ऐसी बहुत कम होती है ईश्वर की दया से, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में हो जाती है, तो वो भी कब्ज का कारण बन जाती है। ये बीमारियों के नाम जैसे बता रहे हो, पहला तो इन्होंने बताया हर्शस्प्रूंग्स डिजीज कहते हैं इसको। हर्शस्प्रूंग्स डिजीज में क्या होता है बच्चों? जो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर स्वतः अपने आप भोजन गति करता है। हम जो भी कुछ आहार लेते हैं पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है, वहां वो स्वतः गति करता है। तो यहाँ पर जिस शिशु को ये समस्या होती है, उसकी बड़ी आंत स्वयं अपने आप वो गति नहीं कर पाती है, इस वजह से कब्ज हो सकती है। दूसरा जो है वो है एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन। एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन क्या है बेटा? जो
मल द्वार होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता बच्चे का। अगर वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता तो वहां पर मल फंस जाता है और शिशु पॉटी पास नहीं कर पाता है, और ये बिल्कुल आरंभिक अवस्था में ही पता चल जाता है। जब ऐसी समस्या होती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उस मल द्वार को प्रॉपर ढंग से बना देते हैं। तो ये समस्या फिर ऑपरेशन, तुरंत सोचिए नवजात शिशु के लिए बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन वो करवाना पड़ता है अगर इस तरह की कोई समस्या हो। इसी तरह स्पाइना बाइफाइडा है। स्पाइना बाइफाइडा, स्पाइन शब्द जहां भी आ जाए बच्चों समझ लेना रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। तो स्पाइना बाइफाइडेमा ये होता है कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका प्रॉपर प्रॉपर ढंग से वो विकसित नहीं हो पाई है। या सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो लंग्स को भी प्रभावित करती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो स्राव उत्पन्न होते हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाते, जिसमें कि पाचक रस भी सम्मिलित है, और जब पाचक रस सही ढंग से उत्पन्न नहीं होंगे तो शिशु को कब्ज होने की पूरी पूरी संभावना होती है। अब हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। उपचार के आगे मैंने घरेलू शब्द जोड़ दिया है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट तो इसका चिकित्सा तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, लेकिन हम घरेलू स्तर पर क्या कर सकते हैं वो समझना है। तो इसमें है कि शिशु को टांगों को एक्सरसाइज ही करवाइए, बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई साइकिल चलाते हैं। उससे क्या होता है कि शिशु की बड़ी आंत के अंदर कुछ गति होने की संभावना होती है, और हो सकता है कि उसके अंदर वो अपने आप ही पॉटी का मूवमेंट, मतलब जो अंदर आहार है उसका मूवमेंट हो जाए शुरू, और शिशु की समस्या समाधान हो जाए। और ये भी देखा गया है, कई अध्ययनों से देखा है कि शिशु को पाचन से संबंधित समस्याओं से राहत देने के लिए पर्टिकुलर तरीके से मालिश की जाती है। वो मालिश तो बेटा तरीका मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता सकती हूँ, ये नेट वगैरह पे उपलब्ध हो जाएगा। उसमें मालिश करने से भी, एक पर्टिकुलर टेक्निक से मालिश करने से भी शिशु को पाचन से जुड़ी समस्याओं से मदद मिल जाती है उनको ठीक करने में। तो जब शिशु असहज लगता हो तो उसको मालिश करके ये तकनीक आजमाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, अगर शिशु फॉर्मूला दूध पी रहा है तो उसे फीड के बीच में अतिरिक्त पानी देना चाहिए। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिए, दूध के अंदर पानी नहीं बढ़ाना है, दूध में तो जो फिक्स अमाउंट है वो ही देना है, लेकिन आगे पीछे आप उसको अलग से पानी और पिला सकते हैं। और आप सोचेंगे कि ज्यादा तरल देने के चक्कर में मैं उसको ज्यादा दूध पिला दूं, तो दूध ज्यादा पिलाने से क्या होगा बच्चों कि वो ज्यादा मात्रा में पाउडर पहुंच गया तो वो खुद स्वयं कब्ज का कारण बन सकता है। तो ये भी हम लोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उसको 2 बार दूध दे रहे हैं उसके बीच बीच में उसको पानी पिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर जो है ये भी सलाह दे सकते हैं कि जिस ब्रांड का दूध बच्चे को दिया जा रहा है उसको चेंज करके दूसरे ब्रांड का ट्राई किया जा सकता है। हो सकता है उससे भी उसकी समस्या का समाधान हो जाए। अगर शिशु ने ठोस आहार लेना शुरू कर दिया है तो उसे पर्याप्त मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ, मतलब स्वच्छ जल देना आवश्यक है। और इसके अलावा आपको बताया था कि अगर हम शिशु को दस्त हो रहे हैं तो उसको रस नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कब्ज हो रही है तो उसको फलों का जल मिश्रित रस दे सकते हैं, बिल्कुल फुल फ्लैश जूस नहीं बल्कि उसमें थोड़ा पानी मिलाकर। इसके अलावा 1 गिलास पानी में अगर 2 से 3 चम्मच चीनी मिलाकर शिशु को दी जाती है तो इससे भी मल नरम पड़ जाता है। तो कभी कभार पानी में चीनी मिलाकर शिशु को दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। फिर बच्चे जो थोड़े से बड़े हो गए हैं उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशा होना चाहिए। रेशा युक्त पदार्थ जो होता है वो शामिल करने से भी कब्ज के निवारण में मदद मिलती है। प्यूरी बनाकर, प्यूरी आप जानते हो बच्चों क्या होती है? प्यूरी होती है हम किसी भी चीज को ब्लेंड करके, पीस कर, मिक्सी वगैरह में पीस कर और उसको बिल्कुल इकसार कर देते हैं, जैसे अपन चटनी बनाते हैं। तो किसी भी फल को या सब्जी को अपन मिक्सी में ब्लेंड करके पीस दें तो उसको प्यूरी बनाना कहते हैं। कुछ सब्जियों को थोड़ा सा ब्लांच कर लिया जाता है, हल्का सा उबाल के फिर उसकी प्यूरी बना ली जाती है, और कुछ की कच्ची भी प्यूरी बनाई जाके दी जा सकती है। तो प्यूरी बनाकर, या जो फल है सेब, आड़ू, अंगूर, नाशपाती वगैरह वगैरह, इनको छोटे छोटे हिस्सों में काट के बहुत नन्हे नन्हे हिस्से करके बच्चे को चबाने के लिए, अगर वो चबा सकता है
तो दे सकते हैं, क्योंकि इन सब में अच्छी मात्रा में फाइबर या रेशा उपलब्ध होता है। कहते हैं मुनक्का की प्यूरी जो होती है, मुनक्का मुनक्का घोट के अपने यहाँ जैसे बुजुर्ग लोग कहते भी है बच्चे को मुनक्का घोट के दे दो, लेकिन ध्यान रखना है मुनक्का के अंदर बीज नहीं देना है बच्चे को। केवल मुनक्का को भिगो दिया, उसको अच्छी तरह पीस के घोट कर वो बच्चे को खिला दें, तो इससे भी काफी कब्ज निवारण में मदद मिलती है। और जो शिशु जो भी कुछ सीरियल ले रहा हो, अनाज जो ले रहा हो, या उसके नाश्ते के लिए अगर उसका कोई ब्रेकफास्ट सीरियल आजकल आते हैं बच्चों के रेडीमेड, तो वो अगर दे रहे हैं तो उसमें भी ये प्यूरी को, मतलब फाइबर वाली कोई भी फल जो है उसकी प्यूरी बनाकर उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा पालक, मटर, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां, ये भी फाइबर में भरपूर होती है, तो इन्हें भी शिशु के आहार में शामिल कर लेना चाहिए। और अगर ये सारे उपचार, घरेलू उपचार काम ना करे, या बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम हो रही हो, तब डॉक्टर फिर लेग्जेटिव देते हैं। लेग्जेटिव क्या होते हैं बेटा? लेग्जेटिव वो पदार्थ होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा मल का निष्कासन हो जाता है। बहुत ज्यादा कब्ज होती है तो दवा दी जाती है। तो जिससे बच्चों के बत्ती लगाने क्या होता है कि एक सपोजिटरी कहते हैं बेटा उसको, सपोजिटरी होती है एक छोटी सी गोली सी आती है जिसे मल द्वार के अंदर प्रवेश करवा देते हैं, तो उससे मल नरम पड़ के तुरंत बाहर आ जाता है। तो लेग्जेटिव वगैरह दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन अपनी इच्छा से कभी भी नहीं देना चाहिए बच्चे को कोई भी लेग्जेटिव, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो होम्योपैथिक हो। डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर कह रहा है देने की आवश्यकता है तभी देना चाहिए। और अंत में ये बात ध्यान रखने की है कि बच्चों को कभी कभी कब्ज हो ही जाता है, स्पेशली जो बच्चे फॉर्मूला दूध पी रहे होते हैं उनमें बहुत कॉमन चीज होती है, या उसने पूरक आहार लेना आरंभ किया है तब भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और ध्यान उपचार, मतलब ध्यान दीजिए कब क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका उपचार कीजिए, और समय के साथ शिशु वापस नॉर्मल ढंग से मल त्याग करने लगेगा। तो इसको बहुत बड़ा इशू नहीं समझना चाहिए। यहाँ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उनका अध्ययन कीजिए। मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भेजूंगी, आप वो लिखकर उसकी फोटो खींचकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे भी मालूम चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।